आज जो हमारा वीडियो रहेगा वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 12 रहेगा, जो बेस करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेके एंड गॉस थ्योरम को लेके। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है एंड उसको रिलेटेड सारे चीजें हम पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जैक्टली क्या है, उसका क्या फॉर्मूला है एंड गॉस थ्योरम को हम डिराइव करने वाले हैं। तो जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ा हुआ था, एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ा हुआ था। बहुत ही ज्यादा जरूरी है एरिया वेक्टर का। आपको बोला गया था कि हमेशा एक सरफेस का जो डायरेक्शन होता है हमेशा उसी सरफेस को परपेंडिकुलर होता है कि ना। तो ये सभी चीजें हम लोगों ने पढ़ा हुआ था लेक्चर नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 12 बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले ये समझेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। बात समझिए अच्छे से। पहला बात देखिए, ये एग्जैक्टली ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है जानने के लिए आपको फ्लक्स क्या है जानना जरूरी है। हमने 11th में पढ़ा हुआ था फ्लूइड में, ठीक है। फ्लूइड में थोड़ा एक वर्ड भी आया था फ्लक्स। एग्जैक्टली फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स रिफर करता है फ्लो को, किसी भी टाइप का फ्लो को रिफर करता है दिस वर्ड फ्लक्स। बात समझिए, यहां पे किसका बात किया जा रहा है? मैं आपको बोला था इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या यहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है? नहीं। यहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज का एक कैरेक्टर, एक प्रॉपर्टी फ्लो होता है। क्या है वो? ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है वो? ना द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिफर टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द फ्लो ऑफ, बात समझिए, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बात समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, रिफर्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छे से समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो फ्लो होता है, फ्लो कैसे होता है? बोलोगे सर फ्लो कैसे होता है? अरे भाई, अगर पॉइंट पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू होगा तो वहां से स्टार्ट होके जाता है, नेगेटिव होगा तो उसी के तरफ आता है, प्लस होगा माइनस होगा तो प्लस से शुरू होके माइनस के तरफ जाता है। बात समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं आपको, फ्लक्स का मतलब फ्लो होता है। यहां पे किसका फ्लो बात किया जा रहा है? ना द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छे से समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है एग्जैक्टली? अगर आप बोलोगे सर क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा? बात समझिए, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिफर करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, बट एग्जैक्टली क्या है ना। लेट आपके पास, बात समझिएगा, आपके पास एक चार्ज है, उसका वो चार्ज का वैल्यू तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक आप उस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करते या तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकालते नहीं, हाँ कि ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो सकता है अगर डिस्टेंस चेंज होगा। इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, हमने पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर में, कंसिस्टेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इनवर्स स्क्वायर लॉ विथ फील्ड लाइंस, हाँ कि ना। मेरा यहां पे क्या, मैं क्या बोल रहा हूं कि एक मेरे पास एक सरफेस एरिया होगा, ध्यान से समझिए, एक सरफेस एरिया होगा, उस सरफेस एरिया को पास करके कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा सकता है, दैट इज फ्लो होके जा सकता है। एक सरफेस एरिया को कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो होके जा सकता है, वही होता है उसी सरफेस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात समझिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक चार्ज का नहीं आएगा, एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आएगा। एक इलेक्ट्रिक, बात समझिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक सरफेस एरिया को रिलेटेड करके आएगा। मतलब क्या है? मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। देखिए, लेट मेरे पास ये पेपर है, इस पेपर, ये एक सरफेस एरिया है कि ना, ये एक एरिया, ये एक एरिया। बात समझिए, मैं बोलूंगा इस सरफेस एरिया को पास करके 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है, तो 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही इसको फ्लक्स देंगे। इसमें 100 फील्ड लाइंस पास करेंगे तो उस हिसाब से देंगे। तो बात यह है, लेट अगर मैं इसको छोटा कर दूंगा तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कैसे? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके दिखाता हूं। लेट मेरे पास यहां पे, मैंने यहां पे टर्च ऑन किया। लेट यहां पे देखिए, थोड़ा सा अच्छे से देखिए, यहां पे देखिए सारा का सारा लाइट इस पे पास करके जा रहा है। मैं जब ऐसे दूर लूंगा, देखो लाइट फैल के इधर उधर चला जा रहा है,
हाँ कि ना, बात समझिए। अभी मैं देखिए सारा का सारा लाइट यहाँ पे पास करके जा रहा है, मैं जैसे जैसे दूर ले रहा हूं ये लाइट उधर थोड़ा फैल के जा रहा होगा, इधर थोड़ा जा रहा होगा। तो बात ये है, देखो अगर मैं बोलूंगा ये हम जैसे फील्ड लाइंस पढ़े रे भाई, एक पॉइंट सोर्स चार्ज का फील्ड लाइंस क्या ऐसे ही रे की तरह निकलता है ना, स्पेरिकल सिमेट्री होता है, हाँ कि ना। तो आप ऐसे ही सोचो थोड़ा, यहाँ पे इतना सारा लाइट है, तो मैं आपको एग्जैक्टली क्या एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखा पा रहा हूं, बट अगर मैं लाइट ऑफ करूं तो हो सकता है। तो देखो मैं नहीं करूंगा ऑफ, बट यहाँ पे ही देख लो आप, मैंने ये लेट सोचो यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स चार्ज है जिसका चार्ज प्लस क्यू है। ये जो फील्ड लाइंस होगा ये इलेक्ट्रिक लाइट रे के हिसाब से फील्ड लाइंस आ रहा है, क्योंकि फील्ड लाइंस भी क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर होता है। अब ये फील्ड लाइंस यहाँ पे जा रहे हैं, सारे के सारे इस पे पास कर रहे हैं कि नहीं। इसमें से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अभी जितना निकल रहा है, ये अभी जितना निकल रहा है अभी भी उतना ही निकल रहा है, बट क्या अभी जितना पास कर रहा था अभी भी उतना पास कर रहा है? नहीं, आप समझ नहीं पास कर रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया, वो बताता है उस सरफेस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम कैसे समझेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे ना समझेंगे कैसे लिखेंगे कैसे, देखिए तो हम क्या बोलेंगे, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through a surface area, passing through a surface area कैसे पास करेगा? जब कैसे, टर्म्स एंड कंडीशंस तो होने चाहिए ना, हाँ कि ना। पूरा बड़े बड़े शोरूम में लिखा होगा 50% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ, नीचे इतना बड़ा बड़ा लेटर में लिखा होगा, नीचे लिखा होगा टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। अरे भाई क्या होगा, वहां पे अंदर जाओ फिर पता चला अरे यार सिलेक्टेड आइटम में ऑफर है, बट लिखा होगा बाहर बड़ा बड़ा में फ्लैट। बात समझ रहे हो? वैसा ही है फ्लक्स। यहां पे क्या बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेगा एक सरफेस को वही फ्लक्स बताएगा, बट टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? द फील्ड लाइंस मस्ट पास परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, द फील्ड लाइंस मस्ट पास परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। बात समझे, परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया। हमने दो चीज पढ़ा, एक पढ़ा सरफेस एरिया, एक पढ़ा एरिया वेक्टर, है कि ना। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, टू द सरफेस एरिया कैन बी डिफाइंड एज, कैन बी termed as इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाँ कि ना। इसका जो सिंबल होता है हम लेते हैं फाई। हम आगे जाके पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, 5, 6 में मैग्नेटिक फ्लक्स करके एक पढ़ेंगे, तो वहां पे भी यही सेम चीज है, बस फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किया जा रहा है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का बात किया जाएगा, ठीक है ना। सो देखिए क्या बोला जा रहा है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, मतलब सी दिस इज ए सरफेस एरिया, है ना। अब यहां पे लाइट्स लगा हुआ है, यहां से कितना लाइट निकल के इस सरफेस एरिया को पास कर रहा है, परपेंडिकुलर होके। दिस इज सरफेस एरिया, दिस इज सरफेस एरिया, इसको ऐसे परपेंडिकुलर होके पास कर रहा है, वो होगा इसका फ्लक्स। मैं नहीं समझे। अब देखो मैं 3D में तो बना नहीं पाऊंगा एक सरफेस एरिया को, मैंने एक यहां पे सरफेस एरिया लिया, ये सरफेस एरिया, दिस इज सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया। अब इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा? हमेशा एक सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे होता है? दिस इज ए सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा? परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। आपको बोले थे बार बार फिजिक्स में हम सरफेस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लेंगे एंड आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस लेंगे, है कि ना। अब ये वाला सरफेस ध्यान से समझिए, लेट ये वाला सरफेस, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है। जब आप इसका डायरेक्शन लाएंगे इसको परपेंडिकुलर आउटवर्ड, जब आप इसका डायरेक्शन लाएंगे इसको परपेंडिकुलर आउटवर्ड। याद है कि नहीं? देखिए तो बताइए, ये मेरा सरफेस एरिया है, तो ये मेरा क्या होगा? एरिया वेक्टर, ये मेरा एरिया वेक्टर, है कि ना, डायरेक्शन, है कि ना। तो लेट ये मेरा ए कैप है, ए कैप है कि ना, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर।
अब सरफेस एरिया को एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है, हाँ कि ना रे भाई? ओ क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को कैसे पास करेगा? परपेंडिकुलर, मतलब कैसे पास करेगा, हाँ कि ना रे भाई? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, परपेंडिकुलर होना चाहिए। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया होना चाहिए, सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर, हाँ कि ना? सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर। मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर जाएगा, या तो मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अंदर भी आ सकता है ना। नहीं रे, मैं इसको अलग अलग डायग्राम में बना देता हूं, अलग अलग डायग्राम में बना देता हूं। इसी सरफेस एरिया, ये मेरा सरफेस एरिया है, तो इस सरफेस एरिया को हमेशा एरिया वेक्टर कैसे रहता है ना सर? परपेंडिकुलर होके रहता है, ताकि ना परपेंडिकुलर होके रहता है, बात समझिए। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, ठीक है? यहां पे भी देखिए सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर है, हाँ कि ना? लेट मैंने और एक डायग्राम बनाया, यहां पे मेरा ये सरफेस एरिया है कि ना? सरफेस एरिया है, तो यहां पे मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लेट ऐसे आ रहा है, ठीक है? ये परपेंडिकुलर नहीं है, सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर नहीं है। एंड दिस इज मेरा एरिया वेक्टर है, हाँ कि ना? तो लेट ये केस 1, केस 2, केस 3 ऐसा है। एंड यहां पे लेट ये जो एंगल है लेट थीटा है, बात समझिएगा, अच्छे से समझिए। देखो, मेरे को बोला जा रहा है द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाँ कि ना? अब कौन सा केस में? दिस इज लेट केस 1, केस 2, केस 3। कौन सा केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है सरफेस एरिया को? ना सर, यहां पे देखिए केस 1 में सारा का सारा परपेंडिकुलर होके जा रहा है, यहां पे भी परपेंडिकुलर होके आ रहा है कि ना? बट यहां से जा रहा है बाहर, यहां पे आ रहा है अंदर। यहां पे एंगल कितना? 0 डिग्री। यहां पे एंगल कितना? 180 डिग्री। किसके बीच एंगल का बात किया जा रहा है? ना वेक्टर कौन कौन है यहां पे? ना एरिया वेक्टर है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो है ही, हाँ कि ना रे भाई? तो यहां पे बताइए ये दोनों के बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं, है कि ना? यहां पे कितना इलेक्ट्रिक एंगल कितना? ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रहा है, एरिया वेक्टर तो बाहर जा ही रहा है 180 डिग्री। यहां पे कितना एंगल है भाई? ना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच एंगल है थीटा। कितना एंगल है? थीटा, हाँ कि ना रे भाई? बात समझो। अब बताइए, यहां पे सारा का सारा फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है, यहां पे सारा का सारा फील्ड परपेंडिकुलर है, बट क्या यहां पे परपेंडिकुलर है? क्या यहां पे परपेंडिकुलर है? नहीं है। यहां पे दिस इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, तो कैसा है? ना इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल बना के एरिया वेक्टर के साथ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा पार्ट, बात समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा पार्ट केस 3 में परपेंडिकुलर है सरफेस एरिया को? परपेंडिकुलर है सरफेस एरिया को। सरफेस एरिया को कौन सा पार्ट परपेंडिकुलर? सर ई कॉस थीटा। कौन सा पार्ट है? ना देखो, ये मेरा थीटा एंगल है, तो इधर क्या होगा? ई कॉस थीटा एंड इधर क्या होगा? ई साइन थीटा। आपको क्या बोला गया? ना जो फील्ड सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर होगा वही फ्लक्स देगा। जो फील्ड सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर होकर जा रहा होगा या तो आ रहा होगा वही फ्लक्स देगा। जो सरफेस को पैरेलल होगा वो नहीं देगा। जो सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर होगा वही फ्लक्स देगा उसी सरफेस एरिया को। ये सरफेस एरिया केस 1 में कौन दे रहा है फ्लक्स? ना पूरा का पूरा ई दे रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ई सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर है। केस 2 में भी वैसा ही है, है ना? पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर है। यहां पे क्या पूरा का पूरा ई सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर है? नहीं है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा पार्ट सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर है? ना सर ई कॉस थीटा। ये ई कॉस थीटा ई साइन थीटा कैसे हुआ, समझ आया कि नहीं? ना नहीं सर, कैसे आया? देखिए,
अगर मेरे पास यहां पे वेक्टर होगा E, ये होगा थीटा, देन हमें क्या किया जाएगा, कंपोनेंट डिवीजन किया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, E cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, E sin थीटा। अब समझ आया, हाँ कि ना, बात समझ रहे ना। अब बताइए यहां पे मेरे पास कौन सा पार्ट सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर है ना, E cos थीटा। जो पार्ट सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर होगा वही देगा मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां पे फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है ना, फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है, बात समझिए, फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है, द फील्ड स्ट्रेंथ परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया into the surface area, ये मेरा फॉर्मूला होता है। अब यहां पे कौन है, फॉर्मूला कैसे आएगा ना, कौन सा फील्ड स्ट्रेंथ परपेंडिकुलर है ना, E cos थीटा। लेट सरफेस एरिया का वैल्यू है A, ये सरफेस एरिया ऐसे होगा तो A, हाँ कि ना रे भाई। यहां पे क्या फॉर्मूला होगा ना, फ्लक्स इक्वल्स टू, बताइए कौन सा वाला परपेंडिकुलर ना, पूरा का पूरा E परपेंडिकुलर है, E परपेंडिकुलर है। सरफेस एरिया का वैल्यू कितना ना A, यहां पे कौन परपेंडिकुलर है, पूरा का पूरा E, हाँ कि ना। तो बात समझिए, तो जो फ्लक्स का फॉर्मूला आया, क्या आया, ये थीटा किसके बीच एंगल है, थीटा किसके बीच एंगल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो यहां पे आप फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बोल सकते हो, देखो हमेशा तो परपेंडिकुलर होगा जरूरी नहीं ना, हमेशा थोड़ी परपेंडिकुलर होगा, जरूरी थोड़ी है कि ना, हमेशा किसके साथ परपेंडिकुलर होगा, जरूरी नहीं है ना हमेशा परपेंडिकुलर होगा, है कि ना। सो अगर थीटा एंगल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में, देन बात समझिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच थीटा एंगल होगा, एरिया वेक्टर के बीच, नॉट सरफेस एरिया, एरिया वेक्टर के बीच थीटा एंगल होगा, देन फ्लक्स क्या होगा, E A cos थीटा। क्या होगा मेरा फ्लक्स, E A cos थीटा। तो यहां पे आपको एक नया डेफिनेशन मिलेगा, क्या मिलेगा ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, हाँ कि ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एरिया जो है एक वेक्टर है, यहां पे सरफेस एरिया, हाँ कि ना, एरिया वेक्टर है। सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया है, तो दोनों वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल क्या है, थीटा है, एंड दोनों के बीच एंगल थीटा होने से यहाँ पे कॉस रहता है। तो आपको बोला गया था दो वेक्टर होंगे, बात समझिएगा, दो वेक्टर होंगे, दोनों के बीच एंगल थीटा होगा एंड कॉस होगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा डॉट प्रोडक्ट आएगा, है कि ना, रिजल्ट हमेशा क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा, एंड डॉट प्रोडक्ट में जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, स्केलर होता है कि ना, स्केलर होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, स्केलर है ना वेक्टर है ना, सर स्केलर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है ना, E A cos थीटा, जहां पे E क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड passing through the surface area, कैसे, perpendicular to the surface area, हाँ कि ना, perpendicular to the surface area। A क्या है, the value of surface area, हाँ कि ना, सरफेस एरिया। थीटा क्या है, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, नॉट सरफेस एरिया वेक्टर, सरफेस एरिया के बीच नहीं, एरिया वेक्टर के बीच। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर होता है कि ना। तो डायग्राम बनाते हैं। तो ये मेरा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये मेरा अगर एरिया वेक्टर होगा, ये मेरा अगर सरफेस एरिया होगा,
तो दोनों के बीच एंगल अगर थीटा होगा, हाँ कि ना, तो कौन सा पार्ट ई का परपेंडिकुलर है ना, ई कॉस थीटा पार्ट परपेंडिकुलर है, हाँ कि ना, ई साइन थीटा पैरेलल है, किसको पैरेलल है, सरफेस एरिया को पैरेलल है, हाँ कि ना भाई, बोल भाई, हाँ कि ना। अब देखिए, तो यहां पे ये वेक्टर दोनों के बीच एंगल थीटा, राइट साइड है थीटा, कॉस थीटा है, कॉस थीटा होने से रिजल्ट क्या होगा, स्केलर होगा। तो दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये फाई क्या है, फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस एरिया ए, ये क्या है ना, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ द सरफेस एरिया ए, हाँ कि ना, बात समझिएगा। तो यहां पे फ्लक्स क्या होगा ना सर, एक स्केलर क्वांटिटी होगा, हाँ कि ना, स्केलर क्वांटिटी होगा ना, क्या होगा एग्जैक्टली, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिखेंगे, फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, कौन सा ना, डॉट प्रोडक्ट, as dot product of electric field and area vector, electric field and area vector, है ना। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नया डेफिनेशन मिल गया। पहला डेफिनेशन क्या है, the number of field lines passing through a surface area perpendicular to the surface area, not area vector, perpendicular to the surface area, or you can say parallel to the area vector, बात समझिए, parallel to the area vector, you can say that, ये एरिया वेक्टर है, ये मेरा फील्ड है, और ये मेरा फील्ड है, parallel to the area vector, दोनों सेम डायरेक्शन, एंटी पैरेलल टू द एरिया वेक्टर, हाँ कि ना रे, इधर बात समझिए, इधर पैरेलल टू एरिया वेक्टर पास करेगा, या तो एंटी पैरेलल टू एरिया वेक्टर पास करेगा, या तो परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया पास करेगा, सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर, बात समझ रहे ना। तो दिस फ्लक्स क्या हो जाएगा, पहला डेफिनेशन पता चल गया, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। सेकंड डेफिनेशन, कैन बी डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। क्यों हुआ वो भी मैंने बताया, क्योंकि ये वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल थीटा होगा, दो वेक्टर के बीच एंगल थीटा होगा, एंड कॉस थीटा अगर यहां पे रहेगा तो रिजल्ट हमेशा स्केलर होगा। स्केलर कब आता है, जब डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ई डॉट ए। तो दो फॉर्मूला आपको मिल गया, है कि ना, एक ये कॉस थीटा, वहां से ई डॉट ए मिला, है कि ना। तो देखिए, आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा ये थीटा किसके बीच एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, नॉट सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन आपको देगा, क्वेश्चन थोड़ा बनाएंगे, एक दो क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए क्या देगा आपको ना, तो थीटा एंगल है, हमें एरिया वेक्टर के बीच दिया है कि ना। क्वेश्चन थोड़ा देगा, देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू ए प्लेन, बात समझिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, बात समझिएगा, ऑफ स्ट्रेंथ E इक्वल्स टू 200 I कैप प्लस 300 J कैप न्यूटन पर कूलम passes through a plane, passes through a plane of area 20 meter square in XY plane, बात समझिए, इन XY प्लेन। अब बताइए एक सरफेस एरिया का, बात समझिएगा अच्छे से, यह हम अच्छे से डिस्कस किए थे एरिया वेक्टर में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, 200 I के प्लस 300 J के। डॉट प्रोडक्ट थोड़ा याद करेंगे, इफ A इक्वल्स टू AXI के प्लस AYJ के प्लस AZK के होगा, E इक्वल्स टू EXI के EYJ के
प्लस ई जेड के कैप होगा। तो फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, याद करेंगे थोड़ा, क्या फॉर्मूला होता है, ए एक्स ई एक्स प्लस ए वाई ई वाई प्लस ए जेड ई जेड। हाँ कि नहीं, बात समझिए, ये डॉट प्रोडक्ट का ही फॉर्मूला है रे, समझ लो, इधर उधर का कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं, ये सब डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। डॉट प्रोडक्ट में हमेशा रिजल्ट में स्केलर आएगा, स्केलर में आई कैप जे कैप के कैप नहीं होता, तो एक नंबर होता है, डायरेक्शन नहीं होता। डायरेक्शन आई कैप जे कैप के कैप ये सब डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर है, ये सब नहीं होगा फ्लक्स में, बात समझ रहे हो। ये जो आएगा बस एक नंबर आएगा विथआउट आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। अब बताइए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है आपको, बात समझ रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है ये क्वेश्चन में ना, 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप न्यूटन पर कूलम। अब ये कौन सा एरिया को पास कर रहा है, कौन सा एरिया को पास कर रहा है ना, कि ऐसा एरिया है जहां जो कि XY प्लेन में है, XY प्लेन में है, बात समझो। XY प्लेन में कितना वैल्यू है 20 मीटर स्क्वायर, तो एरिया का क्या वैल्यू है बताइए ना सर, 20 मीटर स्क्वायर है। कौन सा प्लेन में है, XY प्लेन में है। XY प्लेन में अगर होगा एरिया वेक्टर को, जो एरिया वेक्टर आएगा किधर आएगा ना, जेड एक्सिस में आएगा। आपको बोला गया था ना, हमेशा एक सरफेस का जो डायरेक्शन होता है वो उसी सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। XY को कौन परपेंडिकुलर है सर, जेड एक्सिस। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे ना, के कैप, क्या लिखूंगा, के कैप, हाँ कि ना रे, के कैप। अब बताइए यहां का फ्लक्स निकालेंगे, तो फ्लक्स कितना होगा ना, यहां पे बताइए ई एक्स कितना है, आई कैप का कोफिशिएंट ई एक्स, हाँ कि ना, ई वाई कितना है 300, ई जेड कितना है 0, जेड के कैप का कोफिशिएंट कुछ है कि नहीं है। यहां पे आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 0, जे कैप का कोफिशिएंट कितना है 0, के कैप का कोफिशिएंट है, तो क्या हो जाएगा बताइए। यहां से आप देखिए तो ई एक्स कितना आएगा 200, हाँ कि ना 200, ई वाई कितना आएगा 300, ई जेड कितना आएगा 0, ए जेड कितना आएगा 20 मीटर स्क्वायर, हाँ कि ना, समझ रहे हो। अब ए वाई कितना आएगा 0, ए जेड कितना आएगा, सॉरी ए एक्स कितना आएगा 0। अब ये वाला वैल्यू डालिए, ये वाला वैल्यू डालिए, इसको रिलेट करो रे भाई, इसको रिलेट करो, इसको रिलेट करो, हो जाएगा, हाँ कि ना रे भाई। तो ये वाला क्या हो जाएगा ना, द फ्लक्स ऑफ द सरफेस विल बी 0। कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है जो कि ये सरफेस को परपेंडिकुलर होके पास कर रहा है, बात समझ रहे हो, हाँ कि ना। कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये क्वेश्चन में कोई भी ऐसा एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है जो कि परपेंडिकुलर होके पास कर रहा है। किसको परपेंडिकुलर, सरफेस एरिया को, हाँ कि ना, वो समझ रहे हो भाई मेरा, हाँ कि ना, इतना क्लियर ना भाई, क्लियर करो, इसको लिख लो, ठीक है। तो अब बताइए, आपको क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया, तो आप क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। आपको जब भी पूछेगा व्हाट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस एरिया, आप क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, बात समझ रहे हो, हाँ कि ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है ना, आपको डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, स्केलर है, क्या है एग्जैक्टली, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया और पैरेलल टू द एरिया वेक्टर और एंटी पैरेलल टू द एरिया वेक्टर, इतना याद रखिए पहले, पैरेलल टू द एरिया वेक्टर, एंटी पैरेलल टू द एरिया वेक्टर और परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, ठीक है। तो आप देखिए, मैं डायग्राम बना के आपको फिर से बोल दे रहा हूं, ये मेरा सरफेस एरिया है, हाँ कि ना, सरफेस एरिया है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, परपेंडिकुलर है किसको, सरफेस एरिया को, और यू कैन से पैरेलल है एरिया वेक्टर को, परपेंडिकुलर है सरफेस एरिया को। व्हाट इज द एंगल बिटवीन सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, 90 डिग्री। व्हाट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, 0 डिग्री, हाँ कि ना। तो यहां पे हमारा जो थीटा होगा कितना, 0 डिग्री, क्योंकि हम एंगल हमेशा किसके बीच लाते हैं, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट ये मेरा सरफेस एरिया है,
ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे जा रहा है। तो ये मेरा डायरेक्शन होगा किसका, एरिया वेक्टर का। ये मेरा सरफेस एरिया है, कि ना, ये मेरा सरफेस एरिया है। यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया, है कि ना, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द एरिया वेक्टर, दैट इज एंटी पैरेलल। यहां पे थीटा कितना होगा, 180 डिग्री, है कि ना। और आपको ऐसे भी मिल सकता है, लेट दिस इज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, है कि ना, एंड लेट ऐसे हुआ आपका जो देखो इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा, है कि ना, एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा, बट लेट ऐसे हुआ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे पास कर रहा है, ऐसे पास कर रहा है, ठीक है, इस लाइन में पास कर रहा है, जो कि यहां पे देखो सरफेस एरिया के साथ कितना एंगल बना रहा है, सरफेस एरिया के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0 डिग्री में, पैरेलल टू सरफेस एरिया, बट परपेंडिकुलर किसके साथ है, परपेंडिकुलर किसके साथ है, एरिया वेक्टर, ई एंड ए कैप के बीच, दिस इज एरिया वेक्टर, हाँ कि ना, के बीच एंगल कितना, 90 डिग्री। तो यहां पे थीटा कितना मेरा, 90 डिग्री, हाँ कि ना, तो समझ आ रहा है भाई, हाँ कि ना। यहां पे बताइए, मैं यहां पे क्या बोलूंगा, जो फ्लक्स आएगा कितना आएगा, यहां पे cos 0 कितना, cos थीटा कितना हो जाएगा 1, तो फ्लक्स आएगा कितना, ई ए cos 0, cos 0 1 ना, तो प्लस ई ए, द फ्लक्स विल बी पॉजिटिव फ्लक्स, है कि ना, पॉजिटिव फ्लक्स, है कि ना रे भाई। ये कितना आएगा, cos 180 कितना भाई, cos 180 कितना होता है, -1, है कि ना। अब बताइए, तो फ्लक्स कितना होगा, ई ए -1, तो माइनस ई ए, नेगेटिव फ्लक्स, है कि ना, नेगेटिव फ्लक्स। ध्यान से समझिए, यहां पे कितना होगा, यहां पे बात समझिएगा, फ्लक्स इक्वल्स टू cos 90 कितना, 0 डिग्री, है कि ना, तो फ्लक्स कितना, ई ए cos 90 0। तो जब भी तुम्हारा, क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होके पास कर रहा है सरफेस एरिया को, नहीं, किसको परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर को। ध्यान दे रहे हैं भाई, है कि ना। अब बताओ, जो फ्लक्स है वो स्केलर है कि ना, स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, पहला पॉइंट याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव और 0, डिपेंडिंग अपॉन, देखो यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, यहां पे 0। एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या होगा, फ्लक्स इक्वल्स टू ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, विथ एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो यह क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलम इनवर्स। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, E इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स बाई चार्ज, है कि ना, इंटू एरिया। तो फोर्स का क्या है मेरा, m1 L1 T-2 बाई A1 T1 इंटू L2, है कि ना, एरिया का लेंथ का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, m1 L3, है कि ना, L2 L1 L3 T, ये -1 जाएगा, तो T-3 A -1, ठीक है, तो समझ रहे हो रे भाई, ये फॉर्मूला सब याद रखेंगे। अब बताइए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, SI यूनिट, डायमेंशन फॉर्मूला। अगर आपके पास एक से ज्यादा फ्लक्स होगा, अब क्या, किस टाइप का एडिशन करेंगे, किस टाइप का एडिशन करेंगे, आपको बार बार बोला गया, अगर एक क्वांटिटी है आपके पास वेक्टर, तो आप वेक्टर एडिशन करेंगे। एक क्वांटिटी है आपके पास स्केलर एडिशन करेंगे, है कि ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस टाइप का क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो किस टाइप का एडिशन करेंगे, स्केलर एडिशन, हाँ कि ना रे भाई। आपके पास जितना सरफेस एरिया होगा उतना फ्लक्स आएंगे आपके पास,
रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। फिर यहां पे एंगल जो थीटा है, किसके बीच एंगल है, थीटा जो है किसके बीच एंगल है, द एंगल थीटा इज बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि ना। थीटा एंगल किसके बीच है, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर आपको ऐसे देगा क्वेश्चन, ठीक है, नोट करके लिखेंगे, ये सब मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अगर आपको दिया होगा, नोट करके लिख लेंगे, इफ द एंगल बिटवीन सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज अल्फा। बात समझिए, आपको एंगल दिया होगा, सरफेस एरिया आपको चाहिए एंगल एरिया वेक्टर के बीच, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। आपको दिया होगा सरफेस एरिया के साथ एंगल, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, नोट कर लेंगे, इफ अल्फा इज द एंगल बिटवीन सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E, मतलब कैसे होगा रे भाई मेरा, लेट दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज सरफेस एरिया, ये मेरा अल्फा दिया होगा, अल्फा है, सॉरी अल्फा है, तो मेरे को चाहिए थीटा, किसके बीच एंगल चाहिए मेरे को, ये जो फ्लक्स में फॉर्मूला है ई ए कॉस थीटा, ये थीटा किसके बीच एंगल है, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, बट मुझे किसके साथ एंगल दिया है, सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सरफेस एरिया को एरिया वेक्टर कैसे होता है ना सर, परपेंडिकुलर होता है, तो मतलब ये अल्फा प्लस दिस एंगल इज मेरा कितना ना, थीटा, ये मेरा थीटा है ना भाई, हाँ कि ना, ये मेरा थीटा है जो मुझे चाहिए। अल्फा प्लस थीटा कितना, 90 ना, अल्फा प्लस थीटा 90, तो थीटा कितना होगा मेरा, थीटा कितना होगा 90 माइनस, हाँ कि ना रे, बात समझ रहे हो। अगर ये आपको 60 डिग्री दिया होगा, आप कितना लेंगे, थीटा 30 डिग्री, समझ आ रहा है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन आएगा आपके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया होगा कि द सरफेस एरिया, द एंगल बिटवीन सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 60 डिग्री, फाइंड द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस एरिया। तो आप जब ई ए कॉस थीटा लेंगे, थीटा कितना लेंगे, 60 डिग्री दिया है ना, ये 60 डिग्री दिया है, तो ये कितना लेंगे, 30 डिग्री लेंगे, वो समझ रहे हो, हाँ कि ना रे भाई, सॉरी, ठीक है ना। तो ये बात याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। फिर हमने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, हम किस टाइप का एडिशन करेंगे ना सर, स्केलर एडिशन करेंगे। गलती से वेक्टर एडिशन मत करना सर, नया वर्ड है तो वेक्टर कर लेते ना, आप कैसे कर लेंगे, डायरेक्शन नहीं है, स्केलर है, हाँ कि ना। तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा फ्लक्स होगा, देन हम किस टाइप का एडिशन करेंगे सर, स्केलर एडिशन करेंगे। क्यों करेंगे सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। अब ध्यान दीजिए, अब बताइए मेरे पास, मैं फिर आपको बोला क्या, जितना सरफेस होगा आपके पास उतने फ्लक्स आएंगे। फिर टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे पूरा बॉडी का, बात समझ रहे, टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे, किस टाइप का एडिशन करेंगे सर, स्केलर एडिशन करेंगे, हाँ कि नहीं भाई। देखो लेट मेरे पास, तो एज फ्लक्स इज a scalar quantity, so to find total flux associated, we need to follow simple algebraic addition, इसका एक इलुस्ट्रेशन देखेंगे। तो फ्लक्स टोटल, फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3, लेट आपको बोला गया है, ध्यान से समझिए, ठीक है। आपको बोला गया है, एक आपके पास सिलिंड्रिकल सरफेस है,
ठीक है, सिलिंड्रिकल सरफेस है। एंड यहां पे बात समझिएगा, लेट इस सिलिंड्रिकल सरफेस का जो लेंथ है L है। अब बताइए इसमें कितना सरफेसेस है? 3 सरफेस है, हाँ कि ना, 3 सरफेस है। कैसे? अब बोलो सर कैसे? अरे भाई देखो, ये एक सरफेस, ये एक सरफेस, साइड सरफेस, कर्व सरफेस एरिया, 3 सरफेस है। सो लेट दिस इज A1, A2, A3। एक सरफेस का डायरेक्शन किधर होगा? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा उसको परपेंडिकुलर, हमेशा उसको परपेंडिकुलर। तो इस A2 का डायरेक्शन किधर होगा? हाँ कि ना? A3 का डायरेक्शन उसको परपेंडिकुलर, A1 का डायरेक्शन उसको परपेंडिकुलर, हाँ कि ना रे भाई? हाँ कि ना? एरिया वेक्टर में हम बहुत अच्छे से उसको समझाए थे, ठीक है ना? देखो, इसका डायरेक्शन इसको परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इसका डायरेक्शन इसको परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इसका डायरेक्शन इसको परपेंडिकुलर आउटवर्ड। जो भी सरफेस का लेंगे उसको सर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, हाँ कि ना? लेट मैंने क्या किया, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जो इस लाइन में जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इस लाइन में जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ये मेरा जो रेड लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। मुझे पूछा फ्रॉम द गिवन डायग्राम व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सिलेंडर। ये सिलेंडर का टोटल फ्लक्स देगा कौन? ना पहला पार्ट सरफेस 1 देगा, लेट फाई 1, सरफेस 2 देगा फाई 2, सरफेस 3 देगा फाई 3। मैं सरफेस 1 का फ्लक्स निकालूंगा, सरफेस 2 का फ्लक्स निकालूंगा, सरफेस 3 का फ्लक्स निकालूंगा, ऐड कर दूंगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। समझ रहे हो? कैसे निकालूंगा? बाय यूजिंग द फॉर्मूला EA cos थीटा। उसके लिए मुझे चाहिए क्या? जब मैं फ्लक्स 1 निकालूंगा क्या करूंगा ना, E1 A1 cos थीटा 1, हाँ कि ना रे भाई? मैं यहां पे नहीं करता हूं, मैं अलग से यहां पे कर लेता हूं। तो फ्लक्स 1 क्या हो जाएगा ना, E1 A1 cos थीटा 1। थीटा 1 किसके बीच एंगल? द इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया A, दैट इज A1, हाँ कि ना? A1 को कौन पास कर रहा है? जो A2 को पास कर रहा है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास कर रहा है? अंदर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कैसा है? देखो अंदर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? ये देखो अंदर की तरफ है, हाँ कि ना? अंदर की तरफ है। अब बताइए ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो A1 को पास कर रहा है उसके बीच एंड A1 के बीच एरिया वेक्टर A1 के बीच कितना एंगल है? 180 डिग्री है कि नहीं? एरिया वेक्टर उधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है, एंगल कितना है? 180 डिग्री। cos 180 कितना? माइनस है, हाँ कि ना? तो ये कितना होगा? माइनस E A1, हाँ कि ना? E1 A1, बट E1 जितना है E2 भी उतना है, तो वैल्यू उतना ही है ना, यूनिफॉर्म फील्ड है कि ना? एंड देखो ये एरिया जितना होगा ये एरिया भी उतना ही होगा, है कि ना? तो माइनस E है। वैसे फ्लक्स 2 कितना आएगा बताइए? एरिया वेक्टर देखो, एरिया वेक्टर वैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर जा रहा है, एंगल कितना? 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल कितना? 0। तो EA cos 0, यहां पे कितना? cos 180 प्लस EA, हाँ कि ना रे भाई? अब बताइए थर्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, हाँ कि ना? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड A3 के बीच एंगल कितना है ना? 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। तो फ्लक्स 3 कितना होगा बताइए ना? EA, A3 अलग है ना? A3 अलग है भाई, इस साइड से 2 पाई RL आएगा। A1 क्या आएगा? A1 आएगा पाई R स्क्वायर, A2 आएगा पाई R स्क्वायर, बट A3 क्या आएगा? 2 पाई RL आएगा, है कि ना? A3 आएगा 2 पाई RL। A1 इक्वल टू A2 है, तो ये क्या हो जाएगा? cos 90, cos 90 क्या? 0, 0 इंटू समथिंग 0। तो फ्लक्स 1 आया माइनस E है, फ्लक्स 2 प्लस E है, फ्लक्स 3 0, ऐड कर दीजिए। तो माइनस E है प्लस E है प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 0। तो द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सिलेंडर कितना आया? 0 आया। हमारा क्या गलती है? हमारा क्या गलती है? आया तो 0, हमारा थोड़ी गलती है इसमें, है कि ना? अब बताइए, मेरे को ऐसे दिया था बोल के मैंने ऐसे किया ना, है कि ना?
आपको और कुछ को गिवन क्वेश्चन में और कुछ दिया होगा, कभी कभी ऐसे देगा कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हुआ, कुछ फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं, कुछ फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं, दिया होगा ऐसे, तो आप उस हिसाब से करेंगे। हमेशा याद रखिए रे, जितना सरफेस होगा उतना फ्लक्स लाएंगे, फिर सभी को टोटल फ्लक्स लाने के लिए स्केलर एडिशन करेंगे, इतना दिमाग में रखो, ठीक है। तो ये मेरा हो गया फ्लक्स, तो इसका भी हम क्वेश्चंस बनाएंगे आगे जाके, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि ये फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, बात समझ, और थोड़ा डेरिवेशंस देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा, बात समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा, एरिया दिया होगा, उनके बीच थीटा पता होगा, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। अगर हमें चार्ज दिया होगा तो हम कैसे निकालेंगे फ्लक्स, हमें अगर चार्ज दिया होगा हम कैसे फ्लक्स निकालेंगे। तो हेडिंग देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ए क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ए क्लोज सरफेस ड्यू टू ए चार्ज Q प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। तो मेरा हेडिंग में फिर से लिख रहा हूं, थोड़ा सा रुक जाइए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ए क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड, फ्लक्स एसोसिएटेड with a closed surface if due to a charge बात समझिए, due to a charge present inside the closed surface। ये लिखने के बाद हम कुछ नोट्स लिखेंगे, ठीक है, ये करने के बाद हम कुछ नोट्स लिखेंगे, ठीक है। देखिए लेट हमने क्या किया, क्लोज सरफेस लिया, बात समझिए, क्लोज सरफेस लिया, ठीक है, एक क्लोज सरफेस लिया, अनइवन इवन जो भी लीजिए, ये क्लोज सरफेस है, ठीक है। आपको बोला गया था फॉर एनी क्लोज सरफेस, 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस, ये 3D वाला है, पूरा क्लोज्ड है चारों तरफ, 3D सरफेस है, बट ये रेगुलर नहीं है, इरेगुलर शेप है, है ना। स्पीयर होता तो रेगुलर होता, है ना, क्यूब होता तो रेगुलर होता, ये इरेगुलर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां पे एक चार्ज रखा, हमने क्या किया, यहां पे एक चार्ज रखा, बात समझिए, प्लस क्यू रखा। अब ये प्लस क्यू क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रहा होगा, हाँ कि ना, ऐसे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फैला के दे रहा होगा, जो कि सरफेस को परपेंडिकुलर होकर ऐसे जा रहा होगा, है कि ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा होगा, है कि ना, ये सरफेस को परपेंडिकुलर होगा, बात समझिए। अब यहां पे हमने क्या किया, एक छोटा सा एरिया लिया, छोटा सा एरिया कंसीडर किया, जो कि DA है, जो कि DA है, बात समझिए, छोटा सा एरिया कंसीडर किया जो कि DA है, ठीक है, ध्यान से समझिए। अब ये जो DA एरिया है ये कुछ सॉलिड एंगल को कवर करेगा, सॉलिड एंगल को कवर करेगा, लेट दैट सॉलिड एंगल बी D ओमेगा है, सॉलिड एंगल जो है D ओमेगा है, हमने क्या पढ़ा। एंड यहां पे जो ये DA है, लेट ये DA ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, DA कैप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, क्योंकि एरिया वेक्टर देखो ये अनइवन है ना, कैन इमेजिन, ये 3D डायग्राम में आप इमेजिन करो कि लेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच एंगल थीटा, तो आपको क्या बोला गया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच एंगल थीटा होगा देन सॉलिड एंगल का क्या फॉर्मूला था ना, D सिग्मा इक्वल्स टू DA cos थीटा बाई R स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। तो यहां पे DA cos थीटा कितना हो जाएगा, D सिग्मा इंटू R स्क्वायर, यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान, ये हम पढ़े लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं, ठीक है, इसको मैं और एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। अब देखिए बात ये है, जब ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रहा है, ठीक है, मैं फ्लक्स निकालूंगा ये DA का, छोटा सा एरिया का, छोटा सा एरिया को कितना फील्ड लाइंस पास करे वो निकाल दूंगा, फिर इंटीग्रेशन कर दूंगा। हमेशा याद रखिए,
अगर आपको ऐसे बहुत बड़ा सा दिया होगा, ठीक है, तो आप एडिशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो जो फ्लक्स का क्या फॉर्मूला आएगा ना, छोटा सा फ्लक्स इक्वल्स टू ई डी ए डॉट डी ए, क्या इंटीग्रेशन, जीरो से फ्लक्स 5, जीरो से आपका जो भी होगा वहां पे वेरिएबल देखेंगे, करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए लेट ये अगर r डिस्टेंस होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा, E इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए E का वैल्यू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, क्योंकि कौन सा मीडियम है हमें पता नहीं ना, एयर मीडियम है कि किस टाइप का मीडियम है, एयर मीडियम होगा, एप्सिलॉन r 1 ले लेंगे, तो Q/r², है कि ना। अब देखिए यहां पे क्या होगा, मेरा इन दोनों के बीच एंगल क्या है, थीटा है, तो मेरा ये 0 to 5 हो जाएगा, है कि ना, इक्वल्स टू EDA cos थीटा, बात समझिए, EDA cos थीटा इंटीग्रेशन, है कि ना। अब देखिए DA cos थीटा मतलब कितना, D सिग्मा इंटू आर स्क्वायर, है कि ना, D सिग्मा इंटू आर स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या है, D सिग्मा आर स्क्वायर, E का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q/r², ये मेरा E का वैल्यू है कि ना। DA cos थीटा मतलब क्या है, D सिग्मा इंटू आर स्क्वायर, है कि ना, इंटीग्रेशन कर लिया। अब देखिए क्या क्या कटेगा, R तो कांस्टेंट है कि ना, R कांस्टेंट है, कट गया, बचा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q भी बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है कि ना, अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ D सिग्मा, हाँ कि ना रे, बात समझो, ये मेरा फॉर्मूला आया, इंटीग्रेशन ऑफ D सिग्मा, ध्यान से समझिए। अब हम क्या किए रे भाई, एक छोटा सा एरिया को फ्लक्स निकाले अभी तक, अब हम क्या किए, सिर्फ ये छोटा सा सॉलिड एंगल का फ्लक्स निकाले, हाँ कि ना। हमें पूरा दिस क्लोज सरफेस का निकालना था, फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज सरफेस, पूरा क्लोज सरफेस का निकालना है, तो दिस सॉलिड एंगल कितना, आपको बोला गया है फॉर एनी क्लोज सरफेस द टोटल सॉलिड एंगल एसोसिएटेड विद द क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 4 पाई, कितना है, 4 पाई होता है फॉर एनी क्लोज सरफेस, जो टोटल सॉलिड एंगल होता है वो क्या होता है, 4 पाई होता है कि ना। तो अब बताइए ये टोटल सॉलिड एंगल पूरा फॉर होल क्लोज सरफेस, फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस the total solid angle is equal to 4 पाई। तो ये जो समेशन ऑफ D सिग्मा सॉलिड एंगल, पूरा सॉलिड एंगल को मिला दोगे तो कहां से कहां स्टार्ट होगा, 0 से 4 पाई, हाँ कि ना रे, 0 से 4 पाई, इसको इंटीग्रेशन कर लो तो यहां पे क्या आ जाएगा ना, फ्लक्स इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू 4 पाई, हाँ कि ना रे, 4 पाई कटेगा ना, 4 पाई कटेगा, क्या बचेगा बताइए ना, फ्लक्स इक्वल्स टू Q/एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, हाँ कि ना रे भाई, कुछ समझ आया। तो अगर एक चार्ज कोई एक क्लोज सरफेस में होगा तो उसका फ्लक्स कितना होगा, ये Q क्या है, चार्ज अंदर है, चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस, हाँ कि ना रे, फॉर एनी क्लोज सरफेस, बात समझिए, चाहे वो क्यूब हो, चाहे वो स्फीयर हो, चाहे वो होलो स्फीयर हो, चाहे वो किसी भी टाइप का स्फीयर हो, द फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी टाइप ऑफ क्लोज सरफेस, हाउ मच, द चार्ज एनक्लोज्ड इन द, ये Q क्या है, द अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस, ये Q देखो पूरा का पूरा है ना उसी सरफेस में, है ना, the amount of charge enclosed in that surface divided by epsilon naught into epsilon naught. For air medium epsilon r equals to 1, तो the flux will become कितना, Q/epsilon naught, हाँ कि ना रे, बात समझ रहे हैं, the flux will become कितना, Q/epsilon naught, क्या समझ आया, हाँ कि नहीं भाई। तो फ्लक्स क्या है, स्केलर है, किस टाइप का एडिशन करेंगे, सिंपल एडिशन करेंगे, अगर लेट तुम्हें 3-4 सरफेस मिलेगा, 3-4 फ्लक्स मिलेगा, सबको स्केलर एडिशन करोगे। यहां पे हम इंटीग्रेशन किए, सिंपल इंटीग्रेशन किए,
है कि ना, क्योंकि ये मेरा कंटिन्यूअस सरफेस था, इरेगुलर सरफेस था। मैंने इंटीग्रेशन करके क्या किया, फ्लक्स निकाला, कितना आया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये Q क्या है, द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। ये Q क्या है, चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। हाँ कि ना रे, तो आपको याद रह गया ये, है कि ना। अब देखिए, अगर ये लिख लेंगे, ये हम क्या किया, फ्लक्स एसोसिएटेड विद ए क्लोज सरफेस ड्यू टू ए चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। चार्ज अगर आउटसाइड होता तो क्या होता, हाँ कि ना, चार्ज अगर आउटसाइड होता तो क्या होता, निकाल लेते हैं अभी, वो भी निकाल देंगे, हाँ कि ना। देखिए, अगर अभी हम लोग जस्ट मतलब प्रीवियस में पढ़े थोड़ी देर पहले कि फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है, फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के तरफ आ रहा होगा, हाँ कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के तरफ आ रहा होगा तो एंगल 180 बनता है। कुछ याद आ रहा है, हाँ कि ना रे भाई, बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं। नेगेटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के तरफ आ रहा होगा, अंदर आ रहा होगा। When electric field lines are entering into the surface, the flux associated with the surface is negative. You can write all these things. When charge present due to the charge present outside the closed surface, समझ लो, outside the closed surface मतलब यहां पे closed surface है, यहां पे एक चार्ज है, बस समझ, यहां पे चार्ज है, इसके वजह से इसको क्या फ्लक्स एसोसिएटेड होगा बोल के पूछ रहा है। देखो क्या होगा, यहां से एक फील्ड लाइन से आ रहा होगा, ये एज से एक पास कर रहा होगा, पूरा एज से, है कि ना, यहां से एक फील्ड लाइन पास कर रहा होगा पूरा एज से, है कि ना। अभी इसी बीच में ही सारा पास करेंगे ना इसको, बात समझो, हाँ कि नहीं, बात समझिएगा थोड़ा। जितना फील्ड लाइंस, थोड़ा सा समझिए अच्छे से, जो सिलेंडर वाला किए थे वैसा ही थोड़ा समझिए, सिलेंडर वाला किए थे वैसा ही समझिए। सोचो ये सरफेस है, ये सरफेस है, यहां पे चार्ज है, ये चार्ज का जो फील्ड लाइन है इसमें एंटर किया, एंटर करने के बाद रुकेगा कि, रुकेगा कि, बोलिए रुकेगा कि नहीं रुकेगा। एंटर किया, फिर इधर से फील्ड लाइंस क्या हो रहा होगा, बाहर भी आ रहा होगा ना, नहीं समझा। डायग्राम देखिए, ये सरफेस है, यहां पे चार्ज है, फील्ड लाइन से एंटर किए, ऐसे बाहर भी तो निकले, बाहर भी तो निकले, हाँ कि ना, बात समझिए, ऐसे बाहर भी तो निकले, हाँ कि ना रे। तो जितना फील्ड लाइंस अंदर घुसे होंगे उतना ही बाहर भी निकला होगा ना, नहीं समझ रहे, बात क्लियर ना। जितना फील्ड लाइंस ऐसे अंदर घुस रहा होगा बाहर भी उतना ही निकलेगा, है कि ना, बात समझ लो ना। जो आउटसाइड जा रहा होगा तो पास भी नहीं करेगा, एंटर नहीं करेगा, निकलेगा नहीं, बट जो इस दोनों के बीच में होगा वो सब एंटर भी करेगा, बाहर भी निकलेगा, है कि ना। सो द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मूविंग अवे फ्रॉम द अदर सरफेस, है कि ना। एक सरफेस को देखो, बात समझो, यहां पे चार्ज है, सोचो यहां पे चार्ज है, ये चार्ज से जितना फील्ड लाइंस निकल के मेरे इस सरफेस को जाएगा पास करके, उतना ही इसी सरफेस से बाहर निकलेगा। ये सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अंदर आ रहा है, एंगल कितना 180, तो ये एरिया जितना, ये एरिया भी उतना, तो यहां पे फ्लक्स नेगेटिव आएगा, माइनस ही है। बट जब फील्ड लाइन से बाहर जाएगा, एरिया वेक्टर इसका बाहर ही होगा, फील्ड लाइन भी बाहर जा रहा है, एंगल कितना 0 डिग्री, तो इसका फ्लक्स आएगा नेगेटिव, इसका फ्लक्स आएगा पॉजिटिव, टोटल फ्लक्स कितना होगा 0, हाँ कि ना। तो बात समझो, एच हम लिख लेंगे, एच द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग on one face is equal to the number of field lines going away
from the other face, so the total flux will be equal to 0. कैसे? इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा, इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा, तो यहां पे एंगल कितना 0 डिग्री, यहां पे एंगल कितना 180 डिग्री, तो यहां पे फ्लक्स आएगा माइनस EA, यहां पे फ्लक्स आएगा प्लस EA, तो टोटल फ्लक्स कितना आया, वहां पे भी वैसा ही होगा, ठीक है, मैं वहां पे भी वैसा ही होएगा, तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा 0. जितना फील्ड लाइंस एंटर कर रहे होंगे उतना ही फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे होंगे, ठीक है, उसी को बोलेंगे हम लोग, उसी केस में बोलेंगे कि जो फ्लक्स होगा 0 होगा, जो हम सिलेंडर वाला क्वेश्चन किए थे वैसा ही होगा, ठीक है. द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग इनटू द वन सरफेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मूविंग अवे फ्रॉम द अदर सरफेस, ठीक है ना, मूविंग आउट फ्रॉम द अदर सरफेस, तो जितना फील्ड लाइन सरफेस को एंटर किए उतना ही फील्ड लाइंस निकल गए, समझ रहे हो. जैसे घर पे गेस्ट आते, जितने आते हैं उतने ही चले जाते, तो बचता कितना है 0, वो गेस्ट ही होते हैं, फैमिली मेंबर नहीं है वो लोग, ठीक है ना, वैसा ही है. पर अभी पिछले जो सेगमेंट में आपने क्या पढ़ा, अगर चार्ज अंदर होगा, इनसाइड होगा, बॉडी के अंदर होगा, फ्लक्स कितना होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, हाँ कि ना, एनी सरफेस के लिए. ध्यान से समझिए, ये मेरे पास एक सरफेस है, लेट S2, ये मेरे पास एक सरफेस है S1. S1 में चार्ज है, S1 में चार्ज है Q, S2 में चार्ज है -3Q, दोनों एज मीडियम में है, दोनों एज मीडियम में, ठीक है ना. व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ S1 एंड S2 बोल के पूछा. व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ S1 एंड S2, तो आपने क्या सीखा, जो चार्ज सरफेस के अंदर होगा, क्लोज सरफेस के अंदर होगा, वही फ्लक्स देगा. कितना देगा, जो चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर होगा वही फ्लक्स देगा. कितना देगा, फॉर्मूला याद है आपके पास, फॉर्मूला 2 आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला 2 आ गया भाई. एक फॉर्मूला क्या है, पहले आप पढ़े डेफिनेशन से, EA cos थीटा दैट इज E डॉट A, हाँ कि ना. दूसरा अभी फॉर्मूला आया, एक क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज होगा Q एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन R 1 होगा फॉर ए मीडियम. अब बताइए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड इन S1, द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ S1 निकालेंगे ना. द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ S1 इज φ1, कितना होगा, चार्ज एनक्लोज्ड इन S1 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, हाँ कि ना, एज मीडियम के लिए एप्सिलॉन R 1 लेंगे, तो कितना चार्ज है S1 में ना, Q है, तो Q बाई एज मीडियम में, इसीलिए एप्सिलॉन R क्या होगा 1 होगा. बोला गया ना एज मीडियम में, ये एज है, ये पूरा का पूरा एज मीडियम में है, ठीक है. अगर कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम देता तो आप लेते. तो फ्लक्स 2 क्या होगा, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ S2, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड in S2 divided by epsilon not epsilon R. टोटल चार्ज S2 में कितना है -3Q. अरे भाई S2 के अंदर भी तो S1 है ना, नहीं S1 कहां पे, S2 के अंदर है ना, तो टोटल चार्ज क्या, S2 का टोटल चार्ज कितना होगा ना, S1 भी S2 के अंदर है, कि ना रे, कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं. तो S1 का चार्ज भी S2 के अंदर है, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज इन S2 ना, S1 का चार्ज प्लस Q एंड -3, ना नहीं समझे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा -3Q प्लस Q बाई एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट तो 1 है ना एज मीडियम में, तो एज एज मीडियम फॉर एज मीडियम एप्सिलॉन R इक्वल्स टू 1. क्वेश्चन पूछेगा, ये सरफेस है, ये सरफेस है S1 S2 S3 S4, फ्लक्स निकालेंगे, सबका फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है.
इसमें क्यू चार्ज, इसमें 2q चार्ज, इसमें -8q चार्ज, इसमें -10q चार्ज, इसमें 11q चार्ज। ठीक है, यहां पे सॉरी यार, व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ 4 सरफेसेस? S1 का फ्लक्स कितना होगा? S1 में कितना चार्ज है? Q है कि ना, सिर्फ Q है, Q/ε0। S2 का कितना फ्लक्स होगा? कितना चार्ज है? 2q। S3 में कितना चार्ज है? S3 में कितना चार्ज है? S3 में S1 है, S3 में S2 है, उसके अंदर ही है ना, है कि ना? तो S3 का चार्ज, S3 का खुद का चार्ज है -8q, उसके अंदर S1 है, उसके अंदर S2 है। तो S3 का जब फ्लक्स निकालेंगे, S3 के अंदर जो सभी सरफेस है उनका भी चार्ज इंक्लूड कर देना, तो क्या हो जाएगा? -8q जो कि खुद का है, प्लस q, S1 S3 में है इसीलिए S1 का भी चार्ज लेंगे, S2 भी S3 में है इसीलिए उसका भी चार्ज लेंगे, कितना हो जाएगा? -5q/ε0। हाँ कि ना रे, -5q/ε0। फ्लक्स 4 क्या हो जाएगा? फ्लक्स S4 के अंदर क्या क्या चार्ज है? S4 के अंदर S3 है, S1 है, S2 है कि ना? तो S4 का चार्ज -10q, S3 उसमें है तो -8q, S1 भी उसी में है q, S2 उसी में है तो 2q। क्या 11q के बारे में हम कभी सोचे? 11q के बारे में हम कभी सोचे? हमें चाहिए था चार्ज अंदर क्या है, बाहर क्या है, उसको नहीं लेना कभी भी ना, नहीं समझ रहे हो? We always think about the charge which is inside the closed surface. We never think about the charge which is outside. जो चार्ज आउटसाइड है सरफेस का वो हमें कभी भी फ्लक्स नहीं देता। बात समझ लो, जो चार्ज क्लोज सरफेस का बाहर है वो कभी भी फ्लक्स नहीं देगा, जो चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है वही फ्लक्स देगा। क्या 11q S1 को दिया फ्लक्स? नहीं दिया। क्या 11q S2 को फ्लक्स दिया? नहीं दिया, क्योंकि 11q बाहर है, समझ रहे हो? तो 11q S4 को भी नहीं देगा, S3। जो चार्ज बाहर होगा सरफेस का वो उसी सरफेस को कभी भी फ्लक्स नहीं देगा, जो चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है वही चार्ज उसी सरफेस को फ्लक्स देगा, इतना याद रख लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फ्लक्स को? -10q -8q प्लस q प्लस 2q डिवाइडेड बाय ε0, खत्म। तो कितना? -18 -15q/ε0 प्लस 4। क्लियर है भाई, है कि ना? बोलो, ठीक है ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? बात क्लियर? तो अभी हमने क्या क्या सीखा? फ्लक्स का 2 फॉर्मूला सीखा, एक डॉट प्रोडक्ट E डॉट ए, यहां पे जो थीटा है किसके बीच एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, नॉट सरफेस एरिया। फिर ये कब सीखे ना? फ्लक्स इक्वल्स टू q/ε0 εr होगा। कब होगा? जब मेरा चार्ज q क्लोज सरफेस के अंदर होगा, फॉर कोई भी क्लोज सरफेस, एनी टाइप ऑफ क्लोज सरफेस, दैट कैन बी रेगुलर क्लोज सरफेस लाइक स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड वगैरह, और इरेगुलर बस क्लोज 3D स्फीयर होना चाहिए, क्लोज 3D हाइपोथेटिकल एक 3D सरफेस होना चाहिए, बट क्लोज होना चाहिए, 2D में नहीं होगा। समझ रहे? बात समझिएगा अच्छे से, ठीक है? एंड 2D आप जब लेंगे, प्लेन सिमेट्री वाला लेंगे, तब हम क्या करेंगे मैं बताऊंगा मैं आपको एक ऐसा एक सरफेस चूज करना पड़ेगा। समझ रहे हो? देखो ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं आपको, जब भी आपको अभी आपको बोला गया कि जो क्लोज सरफेस होगा वो 3D होना चाहिए, ठीक है ना, 3 डायमेंशनल होना चाहिए, सो दैट क्या होगा, वो पूरा चार्ज को बंद करके रखे। बात समझ रहे हो? वो चार्ज को पूरा बंद करके रखे। अब चार्ज को बंद करके रखेगा, ध्यान से समझिए, आपको जब भी पूछेगा हाउ मेनी फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया, ठीक है, इफ द सरफेस एरिया हैज एनक्लोज्ड ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, ऐसे क्वेश्चन देगा, तो आप हमेशा फ्लक्स का फॉर्मूला डालेंगे। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जब भी पूछेगा आपको फ्लक्स का फॉर्मूला डालेंगे। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन देगा हाउ मेनी फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया इफ द सरफेस एरिया एनक्लोजेस ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, इफ द सरफेस एरिया एनक्लोजेस ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो हमेशा आप क्या करेंगे,
1 कूलम इसमें है, कितना फील्ड लाइंस पास कर रहा है बोल के पूछ रहा है। इसका मतलब इसी का फ्लक्स पूछ रहा है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या, Q/ε0। और कुछ मीडियम दिया होगा तो उसका ε0 डालेंगे, नहीं दिया होगा इन मीडियम का डालेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 कूलम डिवाइडेड बाय ε0। ε0 का क्या फॉर्मूला था, याद होगा आपको। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/4πε0 क्या होता है 9 × 10⁻9। तो ε0 क्या हो जाएगा 1/4π 10⁻9, ये कर सकते हैं। और ये 8.854 10⁻−12, जो भी आप यूज कर सकते हैं, आपका मर्जी, आप जो भी यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 कूलम डिवाइडेड बाय, ठीक है, सॉरी फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका बताइए ना, इक्वल टू फ्लक्स इक्वल्स टू 1/4π, ठीक है, ε0 है ना, सॉरी 1/ε0 इक्वल्स टू 1/दिस मच। तो 1/ε0 कितना हो जाएगा, कुछ समझ रहे हो, 1/ε0 कितना हो जाएगा, यहां से 1/ε0 कितना हो जाएगा, सॉरी यार 4π × 9 × 10⁻9। हाँ बहुत आसान हो जाएगा ना, और भी आसान हो जाएगा। देखो तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 देखो Q × 1/ε0 है कि ना। तो Q का वैल्यू 1 है, 1 कूलम। 1/ε0 कितना है 4π × 9 × 10⁻9। खत्म, आंसर ये है कि ना। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, दिस फ्लक्स इक्वल्स टू 4π 9 4 36 36π × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। ये मेरा आंसर है, ठीक है। आप इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया इफ द सरफेस एरिया एनक्लोजेस ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम। ये खुद करिएगा क्वेश्चन, ठीक है, 2 माइक्रोकूलम। इसका फ्लक्स निकालिएगा, क्या करिएगा Q/ε0। ये वाला याद करेंगे तो इजी होगा। ये यूज करने से थोड़ा आपको कैलकुलेशन के लिए फिर से सोचना पड़ेगा। सो ऑलवेज थिंक अबाउट दिस ओवर हियर, ठीक है। ये जितना भी क्वेश्चंस करेंगे आप इसी के बारे में सोचिए हमेशा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए, तो अभी आप क्या क्या पढ़े, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा, जब फील्ड लाइंस वहां से बाहर निकल रहे होंगे, उस सरफेस से बाहर निकल रहे होंगे। फील्ड लाइन जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव कब होगा, जब फील्ड लाइन सरफेस के अंदर जा रहे होंगे। बात समझ रहे हो ना। एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर हो जाए, सॉरी सरफेस एरिया वेक्टर को परपेंडिकुलर हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, है कि ना, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। देन आप फॉर्मूला पढ़े, एक तो पढ़े E cos थीटा। मैं बार बार ये सब रिपीट कर रहा हूं सो दैट आप याद रखेंगे। एंड जब तक आप याद नहीं रखेंगे आपको कुछ भी न्यूमेरिकल समझ नहीं आएगा। जो जो बोला जा रहा है आप याद रखिए। एंड इसका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा 17 से 18 न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा। सारे क्वेश्चन अच्छे से बनाइएगा आप लोग, ठीक है। तो और फिर क्या बोले, स्केलर क्वांटिटी होता है फ्लक्स। जब भी आपको फ्लक्स निकालना होगा आप क्या करेंगे, इंडिविजुअल फ्लक्सेस निकालेंगे, फिर स्केलर एडिशन कर देंगे। अभी हम पढ़ेंगे आज का लास्ट टॉपिक गॉस थ्योरम, ठीक है ना। पढ़ेंगे गॉस थ्योरम, लिखेंगे अच्छे से, ये पूरा डेरिवेशन करेंगे। तो ये है मेरा गॉस थ्योरम और गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ क्या है, देखिए ये क्या बोल रहा है, फॉर एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस। हमने ऑलरेडी बना चुके हैं इसको अभी लॉ के हिसाब से पढ़ेंगे। ये क्या बोल रहा है, आप गॉस थ्योरम, ये गॉस थ्योरम उसी में अप्लाई कर सकते हो जहां पे आप एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस बना सकते हो। समझो बात को। यू नीड टू कंसीडर ए हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस। मतलब ऐसा एक आप क्लोज सरफेस लीजिए जो कि 3 डायमेंशन में होगा, 3 डायमेंशन में होगा एंड पूरा क्लोज्ड होगा, पूरा क्लोज्ड होगा। दैट हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस, इमेजिनरी क्लोज सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस। उसको क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं भाई, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या है, एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस,
एन इमेजिनरी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस इन विच हम कुछ चार्ज रख सकते हैं, इनसाइड जिसका कुछ हम चार्ज रख सकते हैं, उसी को ही हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या है? गॉसियन सरफेस इज द सरफेस विच इज हाइपोथेटिकल इमेजिनरी 3D सरफेस विच इज क्लोज्ड। ठीक है, एन इमेजिनरी हाइपोथेटिकल closed surface can be known as Gaussian surface। क्या बोलते हैं इसको? Gaussian surface। एंड आप गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए आपको एक Gaussian surface की जरूरत है। You cannot apply Gauss theorem without considering Gaussian surface। आप हमेशा गॉसियन सरफेस लेके ही गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। दिस गॉस थ्योरम कैन बी सिलिंड्रिकल, कैन बी स्पेरिकल, कैन बी क्यूबॉइडल, कैन बी क्यूबिकल, एनीथिंग। बट if we wish to apply गॉस थ्योरम anywhere, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, then you have to consider a Gaussian surface। Without considering Gaussian surface, we cannot apply Gauss theorem। गॉस थ्योरम बोल रहा है कि अगर तुम मेरा लॉ को अप्लाई करना चाहते हो, देन कंसीडर दिस गॉसियन सरफेस व्हिच इज इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सरफेस है, जो कि क्लोज्ड है, बंद सरफेस है। बात समझ रहे हो? दैट इज ए इमेजिनरी हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, अब बताइए मैंने क्या किया? एक पॉइंट चार्ज लिया, ध्यान से समझिए। मैंने क्या किया? एक पॉइंट चार्ज लिया। ठीक है, मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया क्यू, फिर मैंने उसको अभी गॉस थ्योरम बोल रहा है कि क्लोज सरफेस लो, गॉसियन सरफेस लो, तो मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया Q प्लस Q। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रहे होंगे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत सारा बाहर आ रहे होंगे, हाँ कि ना? बहुत सारा बाहर आ रहे होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर पॉइंट सोर्स चार्ज क्या होता है? स्पेरिकल सिमेट्रिक होता है। तो मैंने क्या किया? ये चार्ज को एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस लेके बंद कर दिया। तो मैंने क्या किया? ये मेरा फील्ड लाइंस ऐसे होंगे, है ना? चारों तरफ ऐसे निकल रहा होगा। तो मैंने और एक डायग्राम बनाता हूं मैं यहां पे। ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है, इसी को यहां मैंने क्या किया? इसको एक हाइपोथेटिकल सरफेस लेके स्पेरिकल सरफेस, दिस इज अ स्पेरिकल सरफेस, गॉसियन सरफेस, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है ना? दिस इज स्पेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r, ऑफ रेडियस r। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर ए पॉइंट सोर्स चार्ज क्या होता है? रेडियल सिमेट्री होता है, अलोंग रेडियस होता है ना? रेडियली जाता है, स्पेरिकल सिमेट्रिक अलोंग रेडियस, है ना? रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड, ऐसे पढ़े थे हम लोग। तो ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगा? हाँ कि ना रे भाई, समझ रहे हो ना? ऐसे जा रहा होगा। तो मुझे बोला गया व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड, निकाल लिए अबाउट दिस गॉसियन सरफेस। ये मेरा गॉसियन सरफेस है, ठीक है? दिस गॉसियन सरफेस जो कि मैंने कंसीडर किया हुआ है, ठीक है? जो कि मैंने कंसीडर किया हुआ है, ठीक है? अब देखिए मैंने क्या किया? इस गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा एरिया लिया, dA। हमेशा एरिया वेक्टर क्या होता है सरफेस एरिया को? परपेंडिकुलर, हाँ कि नहीं भाई? एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सो देखिए आपको बोला गया हमेशा कि जो सरफेस एरिया होता है उसको परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। तो ये जो मैंने डीए कंसीडर किया हुआ है छोटा सा एरिया, ये छोटा सा एरिया का एरिया वेक्टर हमेशा उसी सरफेस को परपेंडिकुलर होगा। एंड एज दिस इज ए स्फीयर, हमेशा दिस परपेंडिकुलर मतलब रेडियस ही होगा ना। सरफेस को कौन परपेंडिकुलर होता है? स्फीयर का रेडियस होता है परपेंडिकुलर। एंड देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियल है एंड ये एरिया वेक्टर भी रेडियल, तो दोनों के बीच एंगल कितना है ना? यहां पे जो दोनों के बीच एंगल आएगा, द एंगल बिटवीन द सरफेस एरिया और सॉरी एरिया वेक्टर, है ना? एरिया वेक्टर
वेक्टर डी ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना है ना 0 डिग्री है, तो cos 0 कितना होगा ना 1 होगा। अब देखिए मैं क्या करूंगा, ये फ्लक्स निकाल दूंगा, ये डीए का निकाल दूंगा, छोटा सा एरिया का निकाल दूंगा, फिर इंटीग्रेशन कर दूंगा, पूरा एरिया का आ जाएगा। पूरा एरिया कितना है, ये ए है, पूरा का पूरा ये स्फीयर का जो एरिया है कितना है ना, पूरा स्फीयर का एरिया कितना है ए, टोटल एरिया कितना ए है, जो कि इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर है ना, है कि ना, 4 पाई आर स्क्वायर है टोटल एरिया, है कि ना। तो हमें फ्लक्स क्या पता है, छोटा सा फ्लक्स छोटा सा एरिया की वजह से इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, थीटा कितना है दोनों के बीच में 0 डिग्री, तो ई डी ए, है कि ना। ये एरिया कितना है इसका, एरिया ए ही है, हमेशा तो ए ही है कि ना रे, एरिया कितना है ना, एरिया ए है, एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर है। अब यहां पे बताइए, ये पॉइंट चार्ज इस पॉइंट पे, ध्यान से समझिए, एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, गॉसियन सरफेस कितना डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है, तो ये पॉइंट चार्ज आर डिस्टेंस में कितना फील्ड देगा, कितना फील्ड देगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू बाई आर स्क्वायर, हाँ कि ना, याद है कुछ। अगर कोई मीडियम होगा एप्सिलॉन आर लेंगे, कोई मीडियम नहीं होगा तो एप्सिलॉन आर 1 लेंगे, यही मीडियम होगा तो, हाँ कि ना। तो बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीए, डीए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा, है कि ना, ए हो जाएगा। अब एरिया का जो वैल्यू है कितना है 4 पाई आर स्क्वायर है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू बाई आर स्क्वायर, ये एरिया मतलब कितना 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई कटेगा, है कि ना, आर स्क्वायर कटेगा, बचेगा कितना क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू फ्लक्स, हाँ कि ना रे, कितना आया फ्लक्स, फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आर। For air medium, for air और वैक्यूम कितना होगा एप्सिलॉन आर 1, तो फ्लक्स कितना बनेगा ना क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ कि नहीं। तो गॉस थ्योरम क्या बोल रहा है, ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, है कि ना। गॉस थ्योरम क्या बोल रहा है, the flux associated with a closed Gaussian surface, the total flux associated with a closed hypothetical surface, that is Gaussian surface, हमेशा Gaussian surface क्या है, an imaginary hypothetical closed surface, Gaussian surface is equals to 1/epsilon naught times the charge enclosed inside the Gaussian surface, है कि ना। इसको आप लिख लो, हम इसका स्टेटमेंट लिख लेंगे, ठीक है। तो गॉस थ्योरम क्या स्टेट करता है, यही गॉस थ्योरम क्या बोल रहा है, गॉस थ्योरम ना, आपको जब भी गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए बोलेगा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम जब भी बोलेगा, आप हमेशा ओ यूज करेंगे। तो गॉस थ्योरम क्या बोल रहा है, द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस, दैट इज गॉसियन सरफेस, मस्ट बी इक्वल टू 1/epsilon naught times the charge enclosed inside the surface, तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, the total flux associated with any Gaussian surface क्या है ना, an hypothetical imaginary closed surface, Gaussian surface must be equal to 1/epsilon naught times the charge enclosed inside the Gaussian surface, हाँ कि ना रे, कुछ समझ आ रहा है रे भाई, ठीक है ना। तो ये मेरे को समझना है,
तो द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी गॉसियन सरफेस मस्ट बी इक्वल टू 1 by epsilon naught टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q enclosed inside the surface, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बाई एप्सिलॉन नॉट, ये गॉसियन सरफेस। ठीक है, जब भी आपको गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए बोलेगा आप हमेशा ये यूज करेंगे, बिना यूज करके ये कभी नहीं करेंगे। हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, हम हमेशा इसको यूज करेंगे एंड हम फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इस गॉस थ्योरम आया क्यों, व्हाट इज द रीजन ना, कूलॉम्स लॉ यूज करके हम सारा चीजों का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते। बेसिकली कूलॉम्स लॉ क्या बेस करता है, पॉइंट चार्ज को लेके, है ना। तो कूलॉम्स लॉ यूज करके हम सारे चीजों का इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह नहीं निकाल पाते, फोर्स वगैरह नहीं निकाल पाते। तो हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम इज द, मतलब क्या बोलते हैं, रिप्लेस कर सकते गॉस थ्योरम कूलॉम्स लॉ को। कूलॉम्स लॉ के जगह पे हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करके कुछ कुछ चीजों का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो बेसिकली कूलॉम्स लॉ का जो रोल है, गॉस थ्योरम का भी वही रोल है, बट वो इनवर्स स्क्वायर लॉ के ऊपर डिपेंड करता है कि ना, ये कुछ अलग ही वे में आता है। तो आपको मैं बोला क्या कि कूलॉम्स लॉ जो है, बात समझिए, उसको ही रिप्लेस, उसी को हर जगह पे यूज नहीं कर पाते, इसलिए हम गॉस थ्योरम को पढ़ रहे हैं। बात समझ रहे ना। तो ये क्या है आपको याद रहेंगे, इसका कुछ कुछ चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको समझना है अच्छे से। जैसे कि देखिए, जैसे क्या है, हमेशा देखो फ्लक्स इक्वल्स टू, हमें ये हम पढ़े E डॉट है ना, ये दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूं। तो मैंने E डॉट ए इक्वल्स टू क्या किया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये Q क्या है, इनसाइड द सरफेस। तो गॉस थ्योरम आप देखो, क्या पहला पॉइंट क्या है, गॉस थ्योरम आप कोई किसी भी टाइप का क्लोज सरफेस के लिए यूज कर सकते हो, पहला पॉइंट। बट जब भी आप गॉस थ्योरम यूज करेंगे, जो चार्ज लेंगे वो चार्ज उसी सरफेस के अंदर वाला लेंगे, उसी सरफेस के बाहर वाला नहीं लेंगे। जो ये फ्लक्स है ना, फ्लक्स, ये फ्लक्स सिर्फ चार्ज अंदर वाला चार्ज से आता है, चार्ज इनसाइड द सरफेस से आता है। बात समझिए। बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा पॉइंट समझ गए, बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, बात समझिए, लेट ये एक सरफेस है, बात समझिएगा, यहां पे लेट Q1 है, यहां पे लेट Q2 है। इस सरफेस को जो इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड होगा वो Q1 का भी होगा, Q2 का भी होगा। बट ये सरफेस को जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा सिर्फ Q1 का होगा ना, नहीं समझे। जो फ्लक्स एसोसिएटेड होता है वो सिर्फ चार्ज इनसाइड के वजह से आता है, बट जो फील्ड आता है, लेट अभी मैं एक सरफेस हूं, बात समझिए, ये एक सरफेस है, ये सरफेस को फील्ड कौन देगा, इसके अंदर जो चार्ज है वो भी देगा, बाहर जो चार्ज है वो भी देगा। बट इसको फ्लक्स कौन देगा, इसके अंदर जो चार्ज है वही देगा, जो बाहर चार्ज है वो फ्लक्स नहीं देगा। समझ रहे हैं। एंड हमेशा आप गॉस थ्योरम तभी, चौथा पॉइंट, हमेशा आप गॉस थ्योरम तभी अप्लाई करेंगे जब आपको गॉसियन सरफेस मिलेगा। गॉसियन सरफेस नहीं होगा तो आप कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते गॉस थ्योरम, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, हम बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे, आज जो पढ़े उसको लेके, सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप आपको समझ आया। सारा फॉर्मूला वगैरह याद रख लीजिए, कंसेप्ट याद रख लीजिए, न्यूमेरिकल देखिएगा।